Students keep asking me why their law score fluctuates so much. Same syllabus, same effort, but different result. The reason is not luck, but it's strategy. तो यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप लॉ में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो और लॉ में ऐसे कुछ कुछ डिफिकल्ट चैप्टर है उसके साथ कैसे डील करना है। सर बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है, उसकी लैंग्वेज याद नहीं थी तो उसको कैसे याद करना है। लॉ में ऐसे कुछ कुछ डिफिकल्ट चैप्टर है भाई, उसके साथ कैसे डील करना है। ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो मैंने की थी जो आपको अवॉइड करनी है। और यहाँ तक कि लास्ट में 1.5 डेज में क्या पढ़ना है और 3 घंटे है एग्जाम के, उसको कैसे मैनेज करना है। यानी कि शुरू से एंड तक भाई सब कुछ बता के जाने वाला हूँ। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा देख लेना और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं तो एक बार 2x में घुमा लेना वीडियो को। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बड़ी व्यू मिल जाएगा और आपका लॉ को लेकर पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि भाई लॉ में मैक्सिमम मार्क्स आते हैं कैसे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि लॉ की लैंग्वेज याद नहीं रहती और याद करके लिख भी दे एग्जाम में तो भी मार्क्स नहीं देते लॉ में। तो इसका क्या सोल्यूशन है फ्रेंड्स? सोल्यूशन सिंपल है। जब भी आप लॉ की क्लासेस देख रहे हो तब आपको डेली रिवीजन तो करना है आधा घंटा निकाल के, बट उसके बाद भी आपको 10-15 मिनट ऐसे निकालनी है जिसमें एक डीपीक्यू लिखना है। डीपीक्यू मीन्स क्या? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने तो लॉ की क्लासेस शुभम सिंघाल सर से ली थी, वो तो डेली का एक डीपीक्यू दे ही देते थे। बट आप कोई भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, अगर आपकी फैकल्टी डेली का एक डीपीक्यू देते हैं तो वही लिखना है। बट फिर नहीं भी देते डीपीक्यू तो जो टॉपिक आपकी फैकल्टी ने क्लास में पढ़वाया वो सेम टॉपिक का एक क्वेश्चन उठा लेना है। उसके लिए आप आईसीआई मॉड्यूल से भी क्वेश्चन ले सकते हो या फिर आपकी फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक से भी। तो सेम टॉपिक का एक क्वेश्चन उठा लेना है और उसको 10 से 15 मिनट निकाल के भाई प्रॉपर तरीके से लिख देना। और क्वेश्चन को लिखना ऐसे कि जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो, जैसे कि भाई आपको प्रॉपर कीवर्ड अंडरलाइन करना है, भाई सेक्शन नंबर कोड करना है और 10-15 मिनट निकाल के बाद पूरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो इससे होगा क्या, जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि भाई लॉ में मार्क्स नहीं मिलते और लैंग्वेज याद नहीं रहती, वो ग्रेजुअली कितनी इंप्रूव होती चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी क्योंकि मैं तो एक गुजराती मीडियम स्टूडेंट हूँ, मुझे लैंग्वेज याद ही नहीं रहती थी और याद करके लिख भी दूं तो भाई लॉ में मुझे मार्क्स बहुत ही कम मिलते थे। तो इसका मेरा पूरा सॉल्यूशन है वो डीपीक्यू से हो गया। भाई मैं डेली एक डीपीक्यू लिख देता था और डीपीक्यू से मेरी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव हो गई और मुझे मार्क्स भी मिलने लगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ एक डेली का एक डीपीक्यू ट्राई करो आपको डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया वाले हेल्प हो जाएगी। बात करते हैं लॉ में से कुछ डिफिकल्ट चैप्टर या बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लेक्स है उसके साथ कैसे डील करना है। जैसे कि अपना हो गया एचसीए हो गया, देन आईओएस हो गया, देन मैनेजमेंट हो गया, शेयर कैपिटल और ऐसे 2-3 और डिफिकल्ट और लेंथी चैप्टर है उसके साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जीसीए की। भाई ये थोड़ा रिलेटिवली बोरिंग चैप्टर तो है ही जीसीए, बट उसके साथ साथ स्कोरिंग भी है, 10 नंबर का आता है, इसके लिए स्किप तो नहीं कर सकते। और एग्जाम में इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत ही छोटे छोटे आते हैं। भाई आप आधा एक पेज भी लिख दोगे तो भी 5 में से 4-5 नंबर तो आपको इजीली मिल जाएंगे। इसलिए और आपको इसमें सेक्शन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। भाई सेक्शन याद नहीं रहते तो भाई छोड़ के चले जाओ, चल जाएगा। बट उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है वो एक बार अंडरस्टैंड करके चले जाओ तो भी आपका जीसीए में काम हो जाएगा। और दूसरा चैप्टर हो गया अपना आईओएस। भाई इंटरप्रिटेशन इतना घटिया चैप्टर है भाई, इसमें इंग्लिश से ज्यादा तो लैटिन दे रखा है, क्या कहना चाह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वियना एस्ट और ट्रेस मेजिस वेलियट क्वाम पेरियड। भाई क्या ही पढ़ा रहे हो इतना लैटिन पढ़ के। भाई हमको फॉरेन में थोड़ी एग्जाम देने जाना है, क्या लैटिन में थोड़ी एग्जाम लिखना है। भाई कितना लैटिन पढ़ा रहे हैं। बट एनीवे भाई आईसीआई ने दे रखा तो भी पढ़ना तो पड़ेगा। बट इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपको इसको डील कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जब आप फर्स्ट और सेकंड रिवीजन कर रहे हो अपना तो उसमें भाई पहले तो आईओएस को लास्ट में ही रखना है। पहले इतने इसके अलावा जितने भी चैप्टर है आपके कंपनी लॉ और अदर लॉ के जितने भी चैप्टर है वो कंप्लीट कर देने और उसके बाद आपको आईओएस को लास्ट में रखना है। और आपके पास जितनी भी एनर्जी और टाइम बचा है उसके हिसाब से भाई आपको जितना हो सके उतना आईओएस का कंप्लीट कर देना। अगर पूरा हो जाता है तो कर दो भाई, और नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। और देन उसके बाद अब लास्ट और अपना थर्ड रिवीजन करने जा रहे हो तो थर्ड रिवीजन में आपको भाई अगर आपके पास एनर्जी अभी भी बच गई है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट कर दो। और भाई एनर्जी बची नहीं और टाइम भी नहीं आपके पास और आप स्किप ही कर रहे हो कि भाई नहीं होगा भाई अभी स्किप करके चला जाता हूँ, बस स्किप मत करो भाई क्योंकि एटलीस्ट आईओएस 10 मार्क का आता है भाई, 10 मार्क आप स्किप नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि 7 रूल हो गए और 7 रूल आते हैं आईओएस में, फिर उसके बाद 2 प्रिंसिपल आते हैं और ऐसे 2-3 और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इतने 10-12 क्वेश्चन करके भी चले जाओगे तो भी आईओएस में आपका काम हो जाएगा। तो आईओएस के साथ आप ऐसे डील कर सकते हो। और उसके बाद अभी आते हैं मैनेजमेंट और शेयर कैपिटल जैसे कंपनीज एक्ट में से 2-3 बहुत ही लेंथी चैप्टर है, उसके साथ कैसे डील करना है। वो आपको देखना ही नहीं कि ये चैप्टर लेंथी है बहुत, आपको डिवाइड एंड रूल करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी ले लेते हैं कि मैनेजमेंट में 88 से 122 तक सेक्शन है, तो भाई आपको डिवाइड करना आना चाहिए कि पहले 88 से 95 तक डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद 96 से 122 तक डिवाइड कर दो।
वो ऐसे आपको डिवाइड करना आना चाहिए और आपको एक बार में एक पार्ट ही करना है भाई, पहले ये पार्ट कर दूंगा देन उसके बाद दूसरा पार्ट कर दूंगा। और आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि एक पूरा चैप्टर मेरे को एक ही बार में करना है, ऐसे 2-3 टुकड़ों कर दो। तो ऐसे कोई भी आपको लेंथी चैप्टर है उसके साथ आप ऐसे डील कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि लॉ में कितने रिवीजन इनफ होते हैं और कैसे रिवाइज करना है। तो भाई इसके आंसर सिंपल है भाई, एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन तो इनफ है भाई, 2 से 3 रिवीजन करके चलो भाई इनफ है। वो फिर आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। और रही बात की लॉ में रिवाइज कैसे करना है, वो याद नहीं रहता उसको याद कैसे रखना है, तो उसके लिए भाई जो भी आपने 10-12 घंटे पढ़ा और रात को सोने से पहले आपको 15-20 मिनट ऐसे निकालने जिसमें आपको स्क्रिबल रिवीजन करके सोना है, जो भी पढ़ा उसका स्क्रिबल रिवीजन करना है। और एग्जैक्ट कैसे स्क्रिबल रिवीजन करना है वो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, अब चाहो तो वो वीडियो में देख सकते हो कि एग्जैक्ट स्क्रिबल रिवीजन करना है कैसे। तो अभी आते हैं मेन डाउट पे। ये तो भाई हर बच्चे का डाउट होगा ही कि लॉ में सेक्शन याद करने, भाई इसका सिंपल आंसर है यस भाई, याद करने आपको सेक्शन भाई, आपको हर सेक्शन याद होना चाहिए। एटलीस्ट कंपनी के जितने भी सेक्शन है, सेक्शन 1 से 148 तक हो गया, ये सेक्शन तो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। फिर आपको लगता है कि बाकी के सेक्शन नहीं होंगे, कि अदर लोग के सेक्शन नहीं याद रहे थे, तो भाई वो नहीं करोगे एक बार तो भी चल जाएगा। बट कंपनीज लोग के जितने भी सेक्शन है 1 to 148 वो सारे आपको याद रहने चाहिए। तो अभी सेक्शन की बात निकली है तो भाई उसके साथ साथ पेनल्टी और केस लॉ का भी बता ही देता हूँ कि पेनल्टी और केस लॉ भी याद करने की नहीं करने। तो केस लॉ में तो सिंपल आंसर है कि भाई अगर आप सारे केस लॉ याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो एक बार याद करके चले जाओ। आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि ये कौन से केस लॉ है वो इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी आपको आइडिया नहीं कि कितने केस लॉ करने चाहिए, एक बार कमेंट में लिख देना कि केस लॉ, वो भी मैं कंपाइलर करके आपको दे दूंगा। अभी बात करते हैं पेनल्टी की। भाई पेनल्टी करनी चाहिए याद, सारी पेनल्टी याद करनी है या नहीं करनी है? तो भाई सिंपल आंसर है कि नहीं करोगे तो चल जाएगा भाई, याद नहीं करनी है। बट ऐसे 2 से 3 मार्क का हर अटेम्प्ट में पूछता ही है, बट हम भी इंसान है भाई, सारे पेनल्टी तो याद नहीं कर सकते। इसलिए भाई सिंपल आंसर नहीं करके चले जाओगे तो चल जाएगा भाई, छोड़ दो पेनल्टी को। सबसे पहले फोकस सेक्शन पे करो, देन उसके बाद केस लो करो। और पेनल्टी पे मैं गारंटी देता हूँ कि भाई इसके बाद आप में एनर्जी नहीं होगी कि भाई आप पूरी पेनल्टी याद कर दो। बट इसमें ध्यान रखना एलएलपी में इसका पूरा उल्टा है भाई, एलएलपी में आप सेक्शन याद नहीं करोगे तो चल जाएगा, बट आपको पेनल्टी, हर एक पेनल्टी आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। इसलिए अभी आते हैं मेन थिंग पे कि लॉ की लैंग्वेज याद नहीं रहती भाई, वो वर्ड टू वर्ड हम लिख ही नहीं सकते एग्जाम में। तो आपको बोल भी कौन रहा कि आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है एग्जाम में? भाई सबसे लो में लो ले लो या ऑडिट ले लो या एसएम ले लो, जो ये तीनों थियरी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कोई चीज मैटर करती है तो वो है कीवर्ड। भाई जितने ज्यादा आपके कीवर्ड आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से मैच करेंगे उतने आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इसलिए ये तो चीज तो आप भूल ही जाओ कि आपको पूरी लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड याद करनी है। अगर वर्ड टू वर्ड याद नहीं भी करोगे, सिर्फ कीवर्ड याद कर लिए और बाकी का आगे पीछे का सब जो आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और ये बात भी सच है कि लॉ में पूरा आप जनरल इंग्लिश लिख दोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब आप कीवर्ड पे पहला फोकस कीवर्ड पे ही करो और ऐसे 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे तब लॉ की लैंग्वेज है वो आपको अपने आप ही आने लगेंगी और फिर आपको लॉ धीरे धीरे याद रहने लगेगा। पर बच्चों का जनरल डाउट ये भी रहता है कि भाई लॉ में हैंडराइटिंग मैटर करती है कि नहीं करती? सिंपल आंसर है नो भाई, लॉ में क्या है कि कोई भी एग्जाम में भाई हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती। भाई आप मेरी सर्टिफाइड कॉपी देख सकते हो भाई, मेरी हैंडराइटिंग तो भाई बहुत ही घटिया वाली थी बट फिर भी मेरी रैंक आ गई। तो इसलिए भाई हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, बट एटलीस्ट आपकी हैंडराइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है एग्जामिनर को समझ में आ जाए। इसलिए हैंडराइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करती। और अभी बात करते हैं लॉ में आंसर का फ्लो क्या होना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो भाई इसमें कुछ नया नहीं है, सिंपल ही आंसर है। जैसे आप लिख रहे हो पहले प्रोविजन लिख देना, देन उसके बाद फैक्ट ऑफ केस लिख देना है, क्या क्या है उसको शॉर्ट में समझा देना है, देन उसके बाद एनालिसिस और कंक्लूजन, ये 3 स्टेप है वो सब लिखते हैं। बट जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना वो बहुत सारे बच्चे मिस करते थे। एनालिसिस में क्या करना है, जो आपने फैक्ट ऑफ द केस लिखा और प्रोविजन लिखा उसका भाई वो फैक्ट ऑफ केस में इधर इस वाले केस में प्रोविजन लिखा, जो आपने कोई भी सेक्शन इधर क्यों अप्लाई हो रहा है उसका लॉजिकल आंसर लिखना है, उसका लॉजिकल सॉल्यूशन लिखना है, वो एनालिसिस में लिखना है। और उसके बाद कंक्लूजन, आपको एक लाइन में कंक्लूजन लिखना है कि भाई हाँ या ना क्या आंसर आता है। तो ऐसे आपका आंसर का फ्लो होना चाहिए। तो भाई अभी बात करते हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक जो मैंने की थी जो आपको अवॉइड करनी है। उसमें सबसे पहले मिस्टेक है कि नोट ट्रेडिंग आईसीआई मॉड्यूल। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं मॉड्यूल रीड किया बिना ही चला गया था। मैंने शुभम सर की सिर्फ जो हैंडराइटिंग नोट्स बनवाते वो रीड कर दी थी और एक बार उनकी समरी नोट पे गो थ्रू कर ली थी। उसमें एटलीस्ट 90 to 95% तो कवर हो ही जाता है। बट पिछले 2-3 अटेम्प्ट से भाई ऐसे इतने कोने कोने से क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि भाई वो सिर्फ मॉड्यूल के अलावा कहीं नहीं दिए होते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा अटेम्प्ट था जो सितंबर 25, उसका पेपर बहुत ही टफेस्ट पेपर माना जाता है। उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 1C, उसमें एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पूछ रखी थी। भाई एक्सपोर्ट की डेफिनेशन मैं भी शॉक हो गया, मैंने पहली बार एग्जाम में देखी कि भाई इंटर के सिलेबस में एक्सपोर्ट की डेफिनेशन भी है।
बट फिर मैंने देखा तब पता चला कि फेमा में एक सेक्शन 2I करके आता है, उसमें एक्सपोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है। तो भाई आप सोच सकते हो कि फेमा में कितने भी और भी सारे 3 शेड्यूल है इंपॉर्टेंट, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सबको छोड़ के भाई एक्सपोर्ट की डेफिनेशन 4 मार्क की पूछ रहे हैं। तो मैं तो शौक हो गया, और मेरा पूरा 4 मार्क तो वो चले गए कि मुझे आता ही नहीं था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इसके लिए आप आईसीआई मॉड्यूल तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट अभी तक आपने सिर्फ अपने फैकल्टी के नोट्स ही पढ़ रखी है, 1-2 बार ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो अभी शिफ्ट मत करो मॉड्यूल पे, अभी वही पढ़ो। बट एक बार आईसीआई मॉड्यूल को गो थ्रू कर लो, उसमें मार्क कर लो कि जैसे 2-3 कॉन्सेप्ट हो गए जो आपके फैकल्टी की बुक्स में कवर नहीं होंगे, तो वो एक बार गो थ्रू कर लो। लास्ट डे एग्जाम में जाने से पहले उसको एक बार रीड कर लेना कि भाई ये कॉन्सेप्ट कवर नहीं हुए, ताकि गलती से उसमें से क्वेश्चन आ भी जाए, भाई कोने कोने से निकाल दिया ऐसे वो आ भी जाए तो भी आप लिख पाओ। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं 1.5 डे स्ट्रेटेजी की, क्योंकि लो का सिलेबस इतना वास्ट है ना कि आप लास्ट 1.5 डेज में अपना 100% कवर करके चले जाओ, इतना तो पॉसिबल है ही नहीं। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्री प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्लानिंग कैसे करना है, जब आप अपना थर्ड या लास्ट रिवीजन करके भाई लो को साइड में रखने जा रहे हो, तब आपको प्लान बना लेना है कि कौन सा चैप्टर फर्स्ट करने वाला हो, कौन सा सेकंड, देन उसके बाद पूरा एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेना है कि कौन सा चैप्टर आप कब पढ़ने वाला हो, और हर एक चैप्टर को टाइम अलोकेट कर देना है कि इतना ये चैप्टर अपना इतने टाइम में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और इसके लिए क्या कर सकते हो, आप आईसीआई का एक पीडीएफ दे रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, उसको आपको कंसीडर करना है कि कौन सा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा मार्क आता है, वो चैप्टर आपको पहले करना है, और ऐसे आपको पूरा टाइम अलोकेट करके प्लानिंग कर देना है। बट फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चैप्टर फर्स्ट करे और कौन से चैप्टर को कितना टाइम अलोकेट करे, तो एक बार कमेंट में लिख देना, मैं उसके लिए भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि भाई इस चैप्टर को इतना ही टाइम अलोकेट करना है और इस चैप्टर को इतना ही। तो ऐसे आप पूरा 1.5 डेज में स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करोगे तो ही आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। तो भाई अभी फाइनली वो टाइम आ गया अपने आप को प्रूव करने का, यानी कि एग्जाम के 3 घंटे। भाई तुमने पूरे साल कितनी एफर्ट मारी वो कोई नहीं देखने वाले, बट तुम जो ये 3 घंटे में लिखोगे वही रिजल्ट में छपकर आने वाला है। इसके लिए ये 3 घंटे को बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 3 घंटे से पहले भी जो 15 मिनट मिलते हैं उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 15 मिनट आपके अच्छे चले गए, उसमें प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके निपटा दिया, तो आपके 3 घंटे का जो पेपर है वो बहुत ही बढ़िया जाएगा। लेकिन अगर आपका 15 घंटे का प्लानिंग ही पूरा नहीं है, उसमें कुछ भी एक मिस्टेक कर दिया आपने, तो भाई आपका तो 3 घंटे का प्लानिंग है वो पूरा इधर का उधर हो जाएगा। 15 मिनट को कैसे प्लान करना है, उसमें जो पहले कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसको तो हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन है और चांसेस के बहुत ही ज्यादा है कि उसमें डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स केस स्टडी पूछ ले आईसीआई। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको टच भी नहीं करना है। देन उसके बाद बाकी के जो 5 क्वेश्चन बच गए उसमें से आपको एक क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको नहीं आता, और या आता भी है तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करके उसको कैंसिल कर देना है। और भी बच गए बाकी के 4 क्वेश्चन, उसमें आपको सीक्वेंस डिसाइड कर लेना कि आप कौन सी सीक्वेंस में इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। और पहले जो आपको 1.5 घंटा मिलेगा, और मैक्सिमम 1.5 घंटे में आपको पहले जो 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है वो आपको अटेम्प्ट कर लेना है। देन उसके बाद एमसीक्यू शिफ्ट करना है। तो इससे होगा क्या, आपने पहले जो 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लिए, उससे आपका माइंड है जो एक्टिव स्टेट में आ गया, भाई अभी आपका माइंड पूरा एक्टिव है। और उसके बाद जब आप एमसीक्यू सोल्व करने जाओगे तो रीडिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी, और बहुत ही अच्छे से आपका एमसीक्यू बहुत ही स्पीड से सोल्व हो जाएंगे। और आपको ट्राई करना है कि 30 to 45 मिनट्स में आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए। और इसमें अभी मैं आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। मेरा अटेम्प्ट था सितंबर 25 में। भाई वो सितंबर 25 का जो लॉ का पेपर है वो आज तक की हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर माना जाता है। और हमारे अटेम्प्ट में गलती क्या थी, भाई हमारे अटेम्प्ट में 3 एमसीक्यू तो ऐसे आए थे जिसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल थे, यानी कि 1 से ज्यादा आंसर पॉसिबल थे। और आईसीआई अपने खुद सजेस्टेड आंसर में भी 1 से ज्यादा आंसर लिखता है। तो भाई आप इमेजिन कर सकते हो कि आप जब क्वेश्चन पढ़ के जब आंसर पढ़ रहे हो तब आपको 1 से ज्यादा आंसर सच लग रहे हैं, तो आप प्रेशर इमेजिन कर सकते हो कि भाई कितना प्रेशर आया होगा उस टाइम आपको। बट इसका सॉल्यूशन क्या है, भाई सॉल्यूशन सिंपल ही है, आपको टाइम बाउंड मैनर में चलना आना चाहिए। भाई कोई भी चीज़ है, भाई आपको टाइम दे दिया, एक एमसीक्यू हुआ है मैक्सिमम 2 या 3 मिनट दे दिया, भाई मैक्सिमम 3 मिनट, उससे ज़्यादा देना ही नहीं है। वैसे टाइम बाउंड मैनर में चलोगे तो भाई आपका जो बाकी का जो पेपर है वो भी नहीं रह जाएगा और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो कि वो एमसीक्यू जो आपने लिख दिया 3 मिनट में कुछ भी लिख दिया सही गलत, अगर वो एमसीक्यू गलत भी हुआ तो आपको उसके ग्रेस मार्क तो मिलने ही है। बट अगर सही भी हो गया तो भाई तो भी आपको नुकसान किया है, बाकी का क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर पेंडिंग रहना था वो तो खत्म हो गया ना। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है भाई। और आईसीआई हर 1-2 अटेम्प्ट में ऐसी मिस्टेक करता है। हमारे अटेम्प्ट में लॉ के पेपर में 3 एमसीक्यू गलत आ गए थे। उसके पहले मैं का अटेम्प्ट था उसमें टेक्स्ट में ऐसे 3 एमसीक्यू में ऐसी गलती कर दी थी। ऐसे आप एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हो कि भाई हर अटेम्प्ट में ऐसे एक आध पेपर में तो मिस्टेक हो ही जाएगी। बट इसका सॉल्यूशन मैंने बताया ना आपको, भाई टाइम बाउंड मैनर में चलोगे तो भाई बहुत ही इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हो।
और ये तो हो गई बात एमसीक्यू की कि 30 to 45 मिनट्स में आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट कर देना है और देन उसके बाद बाकी के जो 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रह गए वो उसके बाद लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो थी पूरी 3 घंटे की स्ट्रेटेजी जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी और मुझे तो बहुत हेल्प मिली थी। अगर आप चाहो तो भाई पहले आप मॉक टेस्ट दो, उसमें सेम स्ट्रेटेजी ट्राई करो और अगर आपको अच्छी लगे तो फाइनल एग्जाम में आप फॉलो कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया। जितनी भी स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी लो के लिए वो सारी स्ट्रेटेजी आपको बता दी। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए यही भाई आपको बता देना कि ये डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। और साथ में ये भी कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी भाई वो एक बार कमेंट में लिख देना ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरा एक्चुअल में मोटिव है कि मैक्सिमम सीए स्टूडेंट की हेल्प करना वो फुलफिल हो भी रहा है या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो भाई तो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उसकी भी बहुत अच्छी वाली हेल्प हो जाएगी। तो नीचे जो लाल बटन है भाई वो भी दबाना ना भूले ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।